बेटा कौन है तेरे आई? ये देख। अंकल, मुझे मेरी आई से मिलना है। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? तुमसे किसने कहा तुम्हारी आई यहाँ रहती है? मैं पिंकी हूँ, पनाला से आई हूँ। ये देखो। सुनो, कौन है ये? नहीं कोई नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। आई। ईश्वर की दी हुई सौगातों में से एक है रिश्ते, जो हमें जन्म से मिलते हैं, जिन्हें हम चुनते नहीं। मुश्किल घड़ी में रिश्ते हमारा सहारा बनते हैं। माँ बाप, भाई बहन, ये वो तमाम रिश्ते हैं जो सदा अपना फर्ज निभाते हैं। शायद ही ऐसा कुछ होगा जो लालच और स्वार्थ से दूषित ना हुआ हो। और अगर ये प्रदूषण हमारे रिश्तों में भी प्रवेश कर जाए तो क्या तब भी ये दूषित प्रवृत्तियां हमारे रिश्तों के सुरक्षा कवच को भेद किए बिना रह सकती हैं? हमारा आज का ये एपिसोड गुनाह का एक नया आईना है, और इस आईने के दृश्य में वो गुनाह रेंगते हैं जो इंसान के शरीर से होते हुए उसकी आत्मा तक को निकल जाते हैं। अंकल, हम आई के पास जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुझे तेरी आई के पास ही छोड़ेंगे। हाँ, फिक्र मत कर। वो बच्ची नहीं, मौत है मौत। उसे मार के दफना देते ना कहीं। तुम्हारे दोनों को दिमाग घास खाने चला गया था। आहो, ये आई दिमाग खाने। क्या है? आई वो नीचे पुलिस आई है। श्वेता दलवी ओळखता? हाँ साहब, वो बहन है मेरी। कल वो यहाँ आई थी? हाँ आई थी साहब। हाँ, लेकिन वो कल के कल ही वापस चली गई। हाँ। कहाँ गई? अपने ससुराल। वो यहाँ से तो निकली थी, लेकिन वहाँ पहुंची नहीं। उसके पति अरुण दलवी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। पहुंची नहीं? भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब जब वो यहाँ आई थी तो बहुत रो रही थी। आई देखो ना, माँ बेटे ने मार मार के क्या हाल कर दिया है मेरा। आई बात बात पर हाथ चलाते, डंडा झूठा जो दिखा बस। आई मुझे इन लोगों से बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो। चुप बेटा, रोते नहीं बेटा, चुप हो जा। आई बस कर। आई सांप जानवर की तरह मारा था उसको, फिर भी हम लोगों ने समझाया कि ऐसे घर छोड़ के नहीं आते। हम बात करेंगे अरुण और उसके आई के साथ। सांप बहुत मारा था उसको। बहुत डरी हुई थी वो, बहुत रोए जा रही थी। हमने समझाया तो अपने घर के लिए निकल गई। साहब, मारना तो छोड़ो, मैंने कभी उसे घूर के भी नहीं देखा था। बहुत प्यार करता था मैं श्वेता से, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अरुण बहुत अच्छा आदमी है साहब, कभी उसकी बीवी के साथ उसकी खटपट नहीं हुई। एक बात तो श्वेता भी मानती थी, उसको अच्छा पति मिला। साहब, उन दोनों के बीच में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरुण की माँ श्वेता को दिन रात सुनाती थी। साहब भाई तो कभी कभी मुझे भी सुनाती थी, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। और ये सास बहू का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था कि श्वेता ऐसे घर छोड़कर चली जाए। अच्छा हुआ वो चली गई, भगवान करे वो वापस ही ना आए। ऐसी क्या दुश्मनी थी उससे कि हमदर्दी की जगह नफरत थी? मेरा तो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया उसकी वजह से।
जब देखो तब आंसू बहाती थी। पता नहीं किस बात का मातम मना रही थी। तीज त्योहार पे भी कभी खुशी नहीं थी उसके चेहरे पे। कितनी बार मैंने उसे बेडरूम के बाहर रोते हुए देखा है। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी ना, इसलिए शायद रोती होगी। मुझे पता है साहब, वो मां नहीं बन सकती। क्या? मैं जानती हूँ आपको सदमा पहुंचा है, आपके साथ धोखा हुआ है, पर मुझे माफ कीजिए। मैं झूठ बोल के अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहे तो। सुन के ऐसी खोपड़ी खसक गई थी मेरी, मन किया कि, लेकिन बाद में मुझे लगा कि श्वेता मुझसे सब कुछ छिपा भी सकती थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी साहब। मैंने उसके ये सच के साथ एडजस्ट कर लिया और सोचा कि बाद में आई को भी मना लूंगा। साहब, मैं श्वेता से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। सर, अगर अरुण सच बोल रहा है तो इसका मतलब है श्वेता झूठ बोल रही है। यही पता लगाना है कि श्वेता झूठ बोल रही है या उसके आड़ में उसके मैके वाले। सर, ताज्जुब की बात यह है कि श्वेता के मोबाइल का लास्ट लोकेशन ये जयसिंहपुर और सांगली के बीच में दिखाई दे रहा है। जयसिंहपुर और सांगली के बीच में मतलब ससुराल और मैके के बीच में। मतलब जब श्वेता अपने मैके से ससुराल जा रही होगी तब बीच में उसके साथ कुछ हुआ होगा। हेलो, ओके सर, श्वेता का पता चल गया है। अगर ये यहाँ तक आई तो यहाँ तक पहुँची कैसे? किसी ने देखा है उसे? चलो बाजूरा। सर, ये वेटर है, कुछ बताना चाहता है। साहब, जब ये बस से उतरी तो मैंने इसे टॉयलेट जाने का रास्ता बताया था, वहीं पे गई थी वो। हाँ, बैठो बैठो, बैठ लो, वहाँ पे बैठ लो। लेडीज टॉयलेट कहाँ है? जी वहाँ पे मैडम। अच्छा, वहाँ पर है जी, थैंक यू। कोई था उसके साथ? नहीं, अकेली थी। बस कौन सी थी? कोई प्राइवेट बस थी, अंबर ट्रैवल। शिंदे सर, अंबर ट्रैवल्स के सारे पैसेंजर की लिस्ट निकलवाओ। ओके सर। नलौड़े, श्वेता के ससुराल वाले और मैके वालों को इन्फॉर्म कर दो। क्या? हाँ, हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ दादा, काय झालं? आई बाहर है, कामिनी। दादा, क्या हुआ बताओगे? अरे क्या हुआ? आई, श्वेता का खून हो गया। अच्छा हुआ, नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा मिला उसे। जहां भाइयों को अपनी बहन और मां को अपनी इकलौती बेटी के कत्ल का दुख नहीं था बल्कि खुशी थी। राजन, मोहन, रेणुका और अरुण सभी संदिग्ध थे, लेकिन किसी पर भी शक के सिवाय कुछ साबित नहीं था। नीच लोग, किसी भी चीज की शर्म नहीं आती। सोड़ा ना वही, जिनकी बेटी है उनको नहीं पड़ी है तो तुमको क्या? वही तो, अरे घर की बेटी मरी है, इनको जरा भी दुख नहीं है और ऊपर से हंस रहे। अब हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्वेता ही नहीं रही तो बोलेगा कौन? बोल सकती है, वो लड़की बोल सकती है। मैं पिंकी हूँ, पनाला से आई हूँ, मुझे मेरी आई से मिलना है। गधे हो तुम, उसे जिंदा छोड़ दिया, जाओ ढूंढो उसे।
देख कैसे नाटक कर रहा है। ये रोके किसको दिखाता है? हमारी बहन को मार दिया और अभी यहाँ पे नहीं मारा उसे। ये पुलिस स्टेशन है, हमारा मोहल्ला नहीं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरे साथ बहुत खुश थी वो, बल्कि वो महके जा रही थी तो बहुत दुखी लग रही थी। ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आई के घर। कल सुबह के बस का टिकट लिया है। ये क्या अचानक प्लान बना लिया? आई का फोन आया था क्या? नहीं, कोई फोन नहीं आया, बस मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं चलूं साथ में? प्रॉब्लम ही तो पता करने जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अकेले जाना होगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? साहब मुझे लगा इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी, मतलब माँ बेटी भाई बहन के बीच के कोई गलतफहमी हो गई हुई है बस। हम लोग के बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। साहब झूठ बोल रही है। चुप! ये ऐसी सच्ची झूठी कहानियां यहाँ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन सच हमसे ज्यादा देर छुपता नहीं, समझे? जाओ अब, लेकिन यहां से गांव से बाहर जाना नहीं। इससे शादी महंगी पड़ गई। क्यों पुराना दुखड़ा रो रहा है? डर मत, पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। चल। आई का फोन। कुछ बोल मत अभी, चल। हाँ अरे आई तू क्यों टेंशन ले रही है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वो लड़की अपनी माँ को ढूंढ रही, तू टेंशन मत ले। चल आके बात करते। सर, ये रहे अंबर ट्रैवल्स के पैसेंजर के रिकॉर्ड्स। कुछ क्लू मिला इसमें? नहीं सर, आते हुए जाते हुए किसी भी पैसेंजर के साथ श्वेता का कोई कनेक्शन नहीं निकला। ये कैसे पॉसिबल है कि उस वक्त श्वेता को पहचानने वाला इसमें या ढाबे पर मौजूद नहीं था, या फिर चोरी के मकसद से हमला किया हो? नहीं सर, क्योंकि हमने मोबाइल और पर्स दोनों बरामद किए, चोरी का मकसद नहीं हो सकता। सर, एक आदमी बेहोश लावारिस बच्चे को लेकर आया है। नलोड़े, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बेटा, आंखें खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलो। वेरी गुड, खोलो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहाँ रहती हो? पता याद है? दोबारा आई का नाम लिया या हमारे घर आई तो इधर ही जंगल में गाड़ दूंगा तुझे। सर मुझे लगता है कि बच्ची के साथ कुछ हादसा हुआ है और उसका असर उस पर अभी भी है। नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। नलाउडे, बच्ची का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है कहीं किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। ओके सर। नलाउडे, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता मां बन चुकी थी, उसके बाद ऑपरेशन करके उसका यूट्रस बंद करवाया गया था। तो फिर श्वेता ने अरुण से झूठ क्यों कहा कि वो कभी मां नहीं बन सकती? सर पॉसिबल है कि झूठ श्वेता नहीं अरुण बोल रहा है। साहब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। श्वेता ने कहा था कि वो श्वेता को बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है साहब। यही तो हम भी कह रहे हैं, तुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने तुझसे झूठ कहा है और तेरा महान बनने का नाटक बीच में ही खत्म हो गया, तो इसी का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला। साहब मुझे अभी आपसे ये बात पता लगी है, तो बदला किस बात का? इसका मतलब मेरा शक सही था। मतलब कुछ दिन पहले मैं मंदिर जा रही थी, तभी मैंने देखा। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो ये बात आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताई? उसी दिन बताई थी, लेकिन ये उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि ये बात इसके कानों तक नहीं पहुंची। अभी हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर से पूछताछ करेंगे। नलाउडे, श्वेता के कॉल रिकॉर्ड्स में एक क्लिनिक का नंबर भी था ना? हाँ सर।
वो मेरी पेशेंट थी और पिछले कुछ दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने उसके वैसेटोमी के ऑपरेशन के बारे में उसे बताया था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका ऑपरेशन हुआ है। पता नहीं था मतलब ये इंस्पेक्टर कि ये ऑपरेशन उसकी मर्जी और जानकारी के बिना हुआ था। क्या? लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहली डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई थी। श्वेता के इस ऑपरेशन के बारे में उसके फैमिली में से किसी के साथ ये बात आपने शेयर की थी? हाँ, उसके हस्बैंड से। मतलब वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई थी? जी नहीं, वो अकेली आती थी, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड मेरे क्लिनिक आए थे उसकी डिटेल जानने। हम ऐसी अपने पेशेंट की पर्सनल डिटेल किसी को शेयर नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने अपनी और श्वेता की शादी की फ़ोटो दिखाई तब मैंने ये डिटेल्स उनसे शेयर की। क्या ये वो आदमी था? जी नहीं, वो ये आदमी नहीं था। मैंने उसके साथ आधे घंटे बहस की थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है। इस केस ने एक नई करवट ली थी जहां श्वेता के एक और पति और शादी का वजूद सामने आया था। पर आखिर इस वजूद की पहचान क्या थी? क्या इस नए पहलू में राजन, मोहन, रेणुका और अरुण का सार था? क्या भूमिका थी इस एक और शादी की श्वेता के कत्ल में? अगर डॉक्टर मधु के पास आया हुआ आदमी अरुण नहीं है तो इसका मतलब श्वेता की और एक शादी हुई है और इस दूसरे आदमी का श्वेता के कत्ल में जरूर हाथ होगा। ये दूसरा आदमी कौन है हमें सिर्फ गायकवाड़ फैमिली ही बता सकती है। नलौड़े, इस गायकवाड़ फैमिली की पूरी छानबीन करो। ये लोग सीधे सीधे मुंह खोलने वाले नहीं है और टेढ़ा करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। सर, बच्ची ने खाना खा ली है, उसकी अभी हालत पहले से नॉर्मल है। कुछ बताया उसने? नहीं सर। किसी पुलिस स्टेशन में बच्ची की कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। ये बच्ची जब बोलेगी तब बोलेगी, तब तक हम हमारा काम करते हैं। साहब, गायकवाड़ फैमिली को 2 साल हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए, अभी तक तो सब ठीक ही है। नहीं साहब, ऐसी तो शांति है। कभी कभी वो लड़के को लेके कहा सुनी हो जाती है। कौन सी लड़की? बड़े बेटे की लड़की है ना, रितु। सब टालने की कोई बात ही नहीं है, जबकि अरुण के पहले उसकी शादी थी ही नहीं तो क्या बताए ना। और अगर वो माँ नहीं बन सकती बोल के शादी करते तो लड़का नहीं मिलता, इसलिए छुपाए, बस और कुछ नहीं। और वो ऑपरेशन वो क्यों छुपाया या करवाया? आजकल दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझ पाता है। एक तो हमने हमारी बेटी खोई है और आप हम पे शक करें, और हम क्यों करेंगे उसका ऑपरेशन? हमें उस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। सर, रितु आपकी बेटी है? हाँ साहब। क्यों? मेरी बच्ची! मेरी बच्ची 2-3 दिन पहले मारा है, इसलिए बॉडी सड़ चुकी है। नलौड़े, वो दाग देख रहे हो? कहीं दूर मारा है और यहाँ लाश फेंकी है। सर के पीछे वार किया है, इतनी भारी चीज से मारा है। मर्डर वेपन बरामद हुआ? नहीं सर, हमने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा एरिया सील कर दो और हथियार ढूंढ लो और ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आपकी बेटी 3 दिन से घर नहीं आई और घर में किसी को सूझा नहीं कि इसे ढूंढ लिया जाए। साहब, वो लापता नहीं हुई थी, कॉलेज के टूर पे गई थी खीरपुरवाड़ी। हमें क्या पता कोई उसे इतनी बेरे में से। आपको किसी पे शक जो ऐसा कर सकता है? किस पे शक करेंगे? मेरी बेटी तो एकदम सीधी थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। आजकल की लड़कियों की तरह वो पता नहीं साहब, किसी की नजर लग गई हमारे घर में। पहली बेटी मर गई, अब पोती मर गई, वो भी ऐसी हालत। आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा? 3 दिन पहले।
जब वो टूर पर गई थी। आपके उसके साथ संबंध कैसे थे? वैसे जैसे हर माँ बेटी के होते। अच्छा, किसी से खास दोस्ती थी रितु की? नहीं साहब, मेरी रितु ऐसी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है उसके कत्ल की? यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह हो सकती है। सर ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगी कि एक ही घर की दो बेटियों का कत्ल हो गया? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे की कड़ी है और ये गायकवाड़ फैमिली कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट प्ले कर रही है। नलोड, एक काम करो, रितु के कॉलेज में जाओ और ये टूर वाली बात कितनी सच है इसका पता करो। ओके सर। सर 12 सितंबर को टूर गया था, उसमें रितु गायकवाड़ का नाम भी मेंशन है, लेकिन उस दिन वो आई नहीं थी। सर वो टूर के लिए निकली तो थी लेकिन पहुंची नहीं। इसका मतलब है इसी बीच उसका खून हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खून 12 तारीख को 7 से 8 बजे के बीच में हुआ है। अच्छा, ये गायकवाड़ फैमिली के इतिहास में कुछ वर्तमान की झलक मिली? सर फैमिली मेंबर में से किसी के ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी सर। ये फैमिली 2-3 साल से ज़्यादा किसी भी शहर में टिकती नहीं है। पहले शिलवाड़, उसके बाद कोल्हापुर, उसके बाद कराड़ और अब जयसिंहपुर। मतलब 10 साल में 4 बार शहर बदला है। इस बदलाव की कुछ खास वजह? वजह तो पता नहीं है सर, लेकिन एक बात ज़रूर है, पिछले 10 सालों में इस फैमिली के रहन सहन, उठना बैठना, घर, यहाँ तक कि गाड़ियों में काफ़ी तरक्की है। मतलब जब जब शहर बदला है तब तब तरक्की हुई है। एक काम करो नलौड़े, ये राजन और मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है इन कॉल रिकॉर्ड्स में इनकी तरक्की का राज छुपा हो। ओके सर। सर राजन और मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके फोन पर जालिंदर कांबळे नाम के आदमी का कई बार फोन आया है। कौन है ये? सर ताजगांव का जमींदार है। नलौड़े पता करो इस जमींदार का गायकवाड़ फैमिली से क्या वास्ता है। ओके सर। सर पन्नाला पुलिस स्टेशन में इसी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। बच्ची का नाम पिंकी है। पिंकी, बाबा, पिंकी बच्चा मेरा, बेटा बेटा कहाँ चली गई थी तू और क्यों गई थी? अज्जी ने कहा था कि अपनी आई के पास जा, तो मैं चली गई। हाँ कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का इसे भगा देती। आपको इस बच्ची से इतनी नफरत क्यों है? नफरत इससे नहीं, इसकी माँ से है। अपने भाइयों के साथ मिलकर इसने मेरे बेटे को फंसाया है, उससे शादी की, उसके बाद उसे तलाक दे दिया और इस मुसीबत को हमारे गले डाल दिया। जिस औरत की वजह से मेरे बेटे ने 10 साल तक शादी नहीं की, उसकी औलाद को मैं अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? क्या नाम है उस औरत का? श्वेता गायकवाड़। साहब तब झूठ बोला था, श्वेता की एक शादी हुई थी। तुम्हारे बहन का खून हुआ है, इसका मतलब समझते हो तुम? साहब हम डर गए थे और शादी आज की थोड़ी ना 10 साल पुरानी थी। हाँ, इसलिए लगा नहीं कि ये बात बताने जैसी है। ये बात कैसी है अब हम तुम्हें बताएंगे, वो भी जल्दी। आखिर क्या वजह थी कि एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग नहीं कर रही थी और एक भाई जो रक्षा की कसम खाता है अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रहा था? या फिर यूं कहें कि इसके पीछे कोई लालच या स्वार्थ था। लेकिन राजेश की वजह से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि डॉक्टर का बयान गलत नहीं था। श्वेता का वाकई एक और पति था और जिसके पास उसके कत्ल का मकसद भी था। यही मकसद अरुण का श्वेता के अतीत को लेकर हो सकता था। जायज नाजायज, दृश्य अदृश्य मकसद के दायरे में श्वेता की माँ और भाई भी थे। सर 10 साल से मैंने श्वेता की शक्ल तक नहीं देखी, आप मुझे ऐसे। डॉक्टर यही है ना श्वेता का पति? जी नहीं, वो ये नहीं है। ये नहीं है तो और कौन है? सर मैं आपको बोल रहा हूँ मैं नहीं था। 10 साल हो गए गायकवाड़ फैमिली मेरी कुंडली में नाक बन के बैठी हुई है। सर पहले तो बेवकूफ बना के वो पैसे हट लिए उन्होंने और अब ऐसे फंसा रहे हैं। कौन से पैसे? सर
2004 में मेरी और श्वेता की शादी हुई थी और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर वो प्रेग्नेंट हुई और अपनी पहली डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई। सर फिर एक दिन अचानक उसके भाई मेरे घर आए और क्या भाव? चुप, तुझे मालूम था ना श्वेता प्रेग्नेंट है, फिर भी मारा उसको? मारा? ये मत समझ कि वो अकेली है, उसके भाई है उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसने कहा आपसे ये सब? चल रहे नाटक मत कर, मैंने खुद देखे हैं श्वेता के मार के निशान, कितना रोती है वो, मालूम है? लगता है ये हाथ की बात समझेगा। अरे हाथ क्यों चलाना, कानून है ना। अब तू देख घरेलू हिंसा के मामले में कैसे सारी जिंदगी तू जेल में चक्की पीसेगा। अगर जेल जाने से बचना चाहता है ना तो 10 लाख रुपए दे और खत्म कर। सर 10 लाख देने के बाद श्वेता ने मुझे तलाक दे दिया। फिर जब पिंकी पैदा हुई तो दोनों भाई उसे मेरे पास छोड़ गए, ये बोलकर कि वो मेरी जिम्मेदारी है। और सर मैंने भी अपनी बच्ची को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया। फिर आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने उसे। क्या कमी होने नहीं दी? 2 वक्त का खाना तक नहीं दिया। वो होती ना तो बताती आपको, वो घर उसके लिए नरक था। और पैसा तो बहन की जिंदगी बनाने के लिए था ना साहब, उसकी दूसरी शादी भी तो करनी थी। और उस राजेश ने आपको ये नहीं बताया कि हमने एलिमनी का 1 रुपया तक नहीं लिया, उल्टा झूठी कहानी बता रहा है वो। सच बोलने की बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा है कि जो आदमी उसे मिलने आया था वो ना तो अरुण था ना राजेश, तो ये तीसरा आदमी कौन था? साहब वो हमें मालूम नहीं, लेकिन यकीन कीजिए हम लोग सच बोल रहे हैं। लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम जालिंदर कामले से ही मिल के आए। सर राजन की बेटी ऋतु के साथ मेरे लड़के की शादी तय हुई थी। शायद शादी लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मैंने बोला भी था उसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, मेरे लड़के के लिए और भी रिश्ते हैं। लेकिन ना वो रिश्ता तोड़ रहा था ना शादी की तारीख पक्की कर रहा था। क्या ऋतु की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी? हाँ साहब, लेकिन बेटी की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है ना। शादी करना नहीं, लेकिन जबरदस्ती शादी करना गुनाह है। एक तो तुम्हारी बहन की शादी कंट्रोवर्सी में है, ऊपर उसका खून हुआ है। तुम्हारे बेटी ने शादी को मना कर दिया है, उसका भी खून हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ऋतु ने शादी के लिए ना किया इसलिए तूने उसका खून कर दिया? ऑनर किलिंग। चलो तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। साहब यही है वो, इसने ही मारा मेरी बेटी को। नहीं साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम तो शादी भी करने वाले थे साहब, लेकिन यही हमारे शादी के खिलाफ थे। बोल। तुमसे बड़ा मकसद और किसी का नहीं हो सकता ऋतु को मारने का। बोला था मार दोगे और मार दिया। नहीं साहब, वो तो मैंने गुस्से में बोला था। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? सर ये ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अपने पूरे करियर में कत्ल का ऐसा हथियार पहली बार सुना मैंने। हाँ सर, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन ऋतु के सिर पर मंदिर के घंटी से ही वार किया गया है। सर मंदिर के मान्यता के मुताबिक ऋतु ने देवी माता के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर माथा टेका होगा और कातिल ने उसी मौके का फायदा उठाया होगा और उसके बाद कातिल ने बड़ी सफाई से मंदिर की घंटी को साफ करके जगह पर रख दिया। लेकिन उसकी इस चालाकी को फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मात दे दी, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और सर हथियार से भी ज्यादा चौंकाने वाला वो नाम है जिसके फिंगरप्रिंट्स घंटी पर मिले। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? चलिए, वजह तो आपको पता होगी। जिस मंदिर की घंटी से ऋतु का कत्ल हुआ है उस पे आपके फिंगरप्रिंट्स है। हाँ सर, यही था। जुर्म तो आपने कबूल कर लिया है, अब वजह भी बता दीजिए। बताइए क्यों मारा आपने ऋतु को? वजह मैं नहीं बता सकती। देखिए
हाँ नलौड़े बोलो। सर वो स्केच रेडी हो गया है। एक काम करो, ये गायकवाड़ फैमिली जहाँ जहाँ शिफ्ट हुई है वहाँ के आसपास के लोगों को वो स्केच दिखाओ, कोई ना कोई तो उसे ज़रूर पहचानेगा। ओके सर। चलो हमारे साथ। हाँ साहब, मैंने ही मारा था श्वेता को। शादी के 6 महीने बाद ही अपने घर जाके बैठ गई थी और अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगाया था और मुझसे 10 लाख रुपए लूट लिए थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मेरा घर तोड़कर नया घर बसा कर बैठी है तू, हैं? तुझे क्या लगता है तू अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझ पे 498A लगाने की धमकी देकर मुझसे 10 लाख रुपए लूट कर ऐसे चैन से बैठ जाएगी? हैं? अविनाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, तुम कुछ गलत समझ। गलती है ना? गलती मैंने की है तुझसे शादी कर कर, और वो गलती मैं अब सुधारूंगा तुझसे बदला लेकर। मैंने उसे ढूंढा, उसका पीछा किया, फिर उस पर नजर रखी, और जब डॉक्टर मधु से मुझे उसकी ऑपरेशन और डिलीवरी के बारे में पता चला तब मेरी खोपड़ी और भनक गई थी। उन सब लोगों ने मुझे मिलकर बेवकूफ़ बनाया। मैंने उसके घर पर नज़र रखी हुई थी। जब 11 तारीख को वो जयसिंहपुर निकल गई, जाते वक्त मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आते वक्त मुझे मौका मिल गया। शायद तुमने एक मासूम इंसान से गलत बदला लिया है। मुझे वो वजह पता चल गई जिस वजह से तुमने अपने बेटी को मार दिया। मारती नहीं तो क्या करती? जब श्वेता की पहली शादी टूटी तो बहुत डर गई थी मैं। श्वेता, अब तू ही बता, तलाक के अलावा और कोई रास्ता है क्या? पर भाऊ, मैं कैसे उसे? क्या उसे? तू उसे तलाक नहीं देगी ना तो भी एक दिन तुझे छोड़ देगा वो। और तू आई के बारे में सोच, आई की कितनी बदनामी होगी। भाऊ, मैं बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी उसे। अरे उठना मेरे बाप, आई इंतजार कर रही है। समझाएगी उस नीच आदमी को तू? और सिर्फ अपने बारे में नहीं, आई के बारे में सोच। हाँ? हम तीनों को उसने संभाला है, कितनी मेहनत से घर खड़ा किया है। बदनामी हो गई ना तो मर जाएगी वो। आई, हे देवा, मेरे नसीब की सदा मेरी आई को मत देना। आई, 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 क्या हुआ आई को? भगवान का
शुक्र है कि मुझे तैरना आता है। कितनी मुश्किल से आई को बचाया पता है। जैसे आई अब जीना ही नहीं चाहती। आई 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 तो बोलती ना तो मैं उसे तलाक दे दूंगी, पर तुम मरने के बारे में सोचना भी मत। आई आंखें खोल। श्वेता तू घबरा मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ। हाँ, एक बार गलती हो गई दोबारा नहीं होगी। हम इससे अच्छा लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए। आई तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। आई आई आंखें खोल। आई उसके बाद एक पे एक शादी, फिर तलाक। उसके सगी माँ और भाइयों ने उसे पैसा कमाने की मशीन बना दिया था। फिर उसे झूठ बोला कि उसका बच्चा मर गया है और उसे बिना बताए उसका ऑपरेशन करवा दिया ताकि दूसरी शादी तोड़ने के लिए बच्चा अड़चन न बने। और फिर एक दिन जब श्वेता को पता चला, तुम लोगों ने तो नीच होने की सारी हदें ही पार कर दी। तुम लोगों की वजह से अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे अरुण जैसा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन अगर आइंदा से किसी ने मेरे घर की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम दोनों मेरे सगे भाई और आप मेरी माँ हो। मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। याद रखना तुम सब। ये क्या पागल है क्या? क्या समझाएंगे अब इसको? जाने दे रही, 30 की हो गई। अगर शादी तोड़ी ना उसने तो हमें बिठा के खिलाना पड़ेगा। तेरी रीतू है ना, वो अब अपना फर्ज निभाएगी। हाँ माँ, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। इसकी उम्र तक तो रीतू की 7-8 शादियां हो सकती है। तुमने पहले अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब अपनी बेटी की करना चाहते हो। कुछ तो शर्म करो। बकवास मत कर, ये तो धूंगा रख के चल। और जब मुझे रीतू को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने ये फैसला किया कि मैं रीतू को वहां भेज दूंगी जहां ये लोग चाहकर भी उसका सौदा ना कर पाए। इन हाथों से शाल उड़ाकर विदाई की है उसकी इस दुनिया से। और मुझे सुकून है कि मैंने उसको मारकर उन सब तकलीफों से दूर कर दिया जो उसको जीते जी झेलनी पड़ती। चार शादियां, वो भी पेट पालने के नाम पे, अय्याशी के लिए। किसी एक की बलि चढ़ाने से बेहतर होता तुम दोनों मुस्तंडे कुछ जिम्मेदारी उठाते। कामचोरी और लालच को मजबूरी का नाम देते हो। बिठा सबको गाड़ी में, उठ, ले जाओ। अरे छोड़ो। अरे असुरक्षा अगर घर में ही पैदा होने लगे तो इंसान करे तो क्या करे। यहाँ राजन, मोहन और रेणुका जैसे उदाहरण भी हैं जो सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए, मेहनत से बचने के लिए अपनी औलाद तक की बलि चढ़ा सकते हैं। अविनाश को श्वेता और नीलम को ऋतु की हत्या के लिए सजा हुई और राजन, मोहन और रेणुका को श्वेता की जबरदस्ती शादियों, झूठे 498A केस और जबरन वसूली के लिए गिरफ्तार किया गया। बहुत बारीक फर्क है किसी की सहायता करने में और किसी के द्वारा इस्तेमाल होने में, लेकिन इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये फर्क नहीं समझा तो सामने वाला हमें सिर्फ जरूरत के सामान जितनी अहमियत देगा। समंदर की सतह पर अगर कोई हलचल ना नजर आए तो ये समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि समंदर शांत है। उस शांत सतह के नीचे कई बेचैन लहरें और कई बड़े तूफान छिपे हो सकते हैं। जिंदगी की फितरत भी ठीक ऐसी ही होती है और उसे देखने का हमारा नजरिया भी। कई बार रोजमर्रा की सतही जिंदगी जीने में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन उठती लहरों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो कल किसी तूफान में बदल सकती हैं। समंदर में आए तूफान की वजह कुदरत होती है, लेकिन जिंदगी में आए तूफान का कारण हम खुद होते हैं। गलत फैसले या फैसलों को लेने में देरी, गलत परिस्थितियों का या गलत शख्स का सामना करने की बजाय उसे अनदेखा करना, ये वो सारी वजहें होती हैं जो जुर्म के लिए जमीन तैयार करती हैं। और ऐसी ही जमीन पर उगे जुर्म की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, जो है मुंबई की रहने वाली स्वाति बाबूराव जंगम की।
कौन बोल रहे हो? मैं सिया के स्कूल से बोल रही हूँ। छुट्टी हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन सिया की मम्मी अभी तक उसे लेने नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? अब सुबह तो वो बोल कर गई थी कि मैं लौटते वक्त सिया को भी साथ में लेकर आऊंगी। मैं काफी टाइम से उन्हें फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अब चिंता मत कीजिए, मैं खुद आती हूँ उसके लेने। उसे रोक के रखना। बस आइए मैम। भाई साहब जरा जल्दी चलना प्लीज, जल्दी चलो। काय झालं राणी, उदास की हूँ? डब्यात कांदे पोहे दिले होते, पूरा खत्म किया ना? आज आप इतना लेट क्यों आए आजी? सब चले गए थे, मैं अकेले बची थी। और आपको पता है ना कि मुझे अकेले में कितना डर लगता है। हाँ गुड़िया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। टाइम पे आ जाऊंगी। लेकिन आज आप क्यों आए लेने? मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा को थोड़ा काम था इसलिए मम्मा नहीं आई। हाँ मैं आई हूँ ना, चल कल से मम्मा आएगी। हाँ आंटी, मैंने आपको बोला था ना कि स्वाति मैम तो सुबह से ही नहीं आई। घर से तो यही बताकर निकली थी कि वो काम पर जा रही है, पर नहीं आई। तो कहाँ गई होगी? क्या हुआ आजी, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, चल बेटा। स्वाति बिटिया को देखा? नहीं देखा। किसी इमारत की नींव सरकने का इमारत पर जो असर होता है, ठीक वैसा ही हाल होता है उस परिवार का जिसका मुखिया, जिसका कर्ता धर्ता कहीं चला जाता है या गायब हो जाता है। स्वाति की आई और उसकी मासूम बेटी सिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपनी माँ के लौट आने का इंतजार करती सिया का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसकी आई की तमाम कोशिशों के बाद भी ये सवाल ज्यों का त्यों अपनी जगह बरकरार था कि आखिर स्वाति थी कहाँ। हो सकता है ये अपनी मर्जी से गई हो। मैडम वो कोई 16 साल की बच्ची नहीं है कि अपनी मर्जी से उठी और निकल गई। एक बच्ची की माँ है जिसे वो बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूँ। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और कौन कौन है आपके परिवार में? बस हम 3 हैं, मैं, स्वाति और उसकी बच्ची सिया। और बच्ची के पिता? नहीं है। ठीक है, हम तहकीकात शुरू करते हैं, खबर मिलती है आपको बता देंगे। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन नवीन मार्केट की है। वो 11 बजे तक वहीं थी, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जो अब तक ऑन नहीं हुआ है। चलो देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है। सकाराम, गाड़ी काट। देख गुड़िया, आज शाम को कौन सी सब्जी खाएगी? भिंडी की बनाऊं? तुझे बहुत पसंद है ना बेटा। और हाँ, पूरन पोला भी बनाते थे। चने की दाल वो तो है, चल बनाएंगे आज। अरे अभी कौन आया? किसका फोन? हेलो? नहीं, उसे स्कूल नहीं भेजा, मेरा मन नहीं कर रहा था उसे अकेला छोड़ने का। हाँ कुछ होगा तो बता दूंगी जरूर। सुनो, आज के आज मेरा घर खाली कर दे। वैसे भी आप लोगों की अभी औकात नहीं है ना रेंट भरने की। कल से तुम्हारी लड़की गायब है, पता नहीं आएगी भी या नहीं, कहीं मर तो नहीं गई। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसकी औकात नहीं थी सोसाइटी में रहने की। चल बेटा, मुझे कल के कल मेरा घर खाली चाहिए। अनुज, ये मोबाइल की लोकेशन तो मार्केट की दिखा रहे थे, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे देखा हो। और मार्केट भी कुछ खास बड़ा तो नहीं था। उसके पार्लर का एड्रेस है हमारे पास, वहाँ जाके देखें। चलो।
पहले आप मुझे बताओ कि सब लोग मम्मा के बारे में इतना बुरा बुरा क्यों कहते हैं? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। तेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लगता है तेरी मम्मी आ गई। 1 मिनट बेटा। आइए ना, अंदर आइए। वॉचमैन से पता चला कि मेरी वाइफ ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। ठीक है। आपका जब तक जी चाहे आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, मैं हूं ना। वैसे पुलिस को कुछ पता चला क्या? नहीं। स्वाति मैम उस पूरे दिन नहीं आई। मैंने आंटी को भी बताया था। आई मीन उनकी मदर को भी यही बोला था। अब मैडम उस मार्केट में क्या करने गई थी ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हमारे पार्लर में यूज़ होने वाला ऐसा कोई सामान नहीं मिलता। हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल काम से गई हो। अरे ये क्या हो गया आपको? हॉल में कुछ ऐसी गर्मी भी नहीं है। अच्छा खासा एसी लगा रखा है पार्लर में। बड़े पसीने छूट रहे हैं आपके तो। नहीं मैम। तबीयत खराब है या कुछ छुपा रही हैं? वो बस ऐसे ही। पहली बार हमारे आसपास कोई क्राइम हुआ है तो। अनुज, क्राइम हो गया और हमें पता भी नहीं चला? आपको किसने कह दिया क्राइम हो गया? नहीं, वो तो मेरे मुंह से बस एक बात निकल गई। नजर रखो इस पर। ओ मैडम। उस मार्केट में ऐसा कोई है जिससे वो मिलने जाती है? कोई भी, उसकी सहेली, दोस्त, रिश्तेदार? नहीं, वहाँ कोई उसका पहचान वाला नहीं है और पता नहीं। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, आप वाकई अगर चाहती हैं कि आपकी बेटी को हम आपके पास ले आए ढूंढकर, तो प्लीज़ पूरा सच बताइए। ऐसा कोई है जिस पर आपको शक है या फिर ऐसा कोई जिसका हाथ हो उसके गायब होने में? हो। के बारे में मुझसे क्या पूछ रही हो? मेरा कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। कमाल है सुरेश पाटिल, पति हो तुम उसके। नहीं, मान लिया कि सेपरेट हो गए हो, लेकिन लीगली डिवोर्स तो नहीं मिला है, तो कानून के नजर में तो पति हुए। अब पत्नी के बारे में पति को नहीं पूछेंगे तो और किसे पूछेंगे, है ना? अब एक बात सुन लो, जितना पूछा जाता है सिर्फ उसका जवाब दो। आखिरी बार कब मिले थे स्वाति से? याद नहीं। और अभी आप लोग जाओ यहाँ से। मैं मुझे क्यों टेंशन देती हो? अब याद आएगा। बोल, आखिरी बार स्वाति से कब मिला? 1 महीने पहले शायद। देखो, मुझे किसी भी हाल में डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, बस। स्वाति, बात समझने की कोशिश करो। हमारी एक छोटी बच्ची है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मेरा जवाब भी सुन लो। डिवोर्स नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अच्छा, तो 1 महीने पहले तू उससे मिला था, वो इनकी तारीफ? हम साथ में रहते हैं। अच्छा, तो ये भी तुम्हारी तरह शादीशुदा है या फिर? खैर, 24 घंटे में तूने क्या किया इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी। 2 दिनों से मैं घर पे ही हूँ, बाहर भी नहीं गया मैं। किसके साथ? जी। क्या बोल रहा है ये, सच है? हाँ मैडम, सच है ये बात। बड़ा ही अजीब आदमी है ये सुरेश। एक गैर औरत के साथ अपने घर में रह सकता है, लेकिन अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। एक काम करो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, प्रोफेशनल और पर्सनल। ओ मैडम, 1 मिनट। हेलो। बोलो। मैम, उस दिन मैं गेट छोड़कर कहीं नहीं गया था। दोपहर तक यहीं बैठा था और स्वाति मैडम बिल्डिंग से बाहर निकली ही नहीं। अगर वो निकलती तो मुझे पक्का दिखाई देती। अनुज, पूरी बिल्डिंग छान मारो। ओ मैडम, चल।
गलती नहीं। मैडम टेरेस का डोर तो हमेशा खुला ही रहता है, हम लोग लॉक नहीं करते। सोने की चूड़ियाँ, कान की बाली अभी भी है, कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मतलब ना लूट हुई है ना रेप। लेकिन वो मोबाइल और बैग तो गायब है जो वो घर से लेकर निकली थी, वो कौन लेके जा सकता है? ठीक है आप जाइए, हम नीचे आते हैं। चला, हमें गुमराह करने के लिए फोन ले जाना ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बैग क्यों? उसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? और बाहर से कोई इंसान आकर मारने से पहले या मारने के बाद स्वाति को टेरेस पे ले जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो बात कुछ अजीब है। हो सकता है बाहर से कोई आया ही ना हो, बिल्डिंग में रहने वाला कोई हो तो सकता है अनुज, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकते। मर्डरर या मर्डर का मोटिव दोनों या दोनों में से एक स्वाति से जुड़े होने चाहिए। स्वाति मेरी बच्ची। क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा कहाँ है? बेटा तेरी आई अभी कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? आपने उससे मेरी शिकायत की। अम्मा हमें क्या अच्छे बच्चे बने रहूंगी, आपकी और मम्मा की बात सुनूंगी। करो ना मम्मा को फोन, उनको बोलो ना कि सिया प्रॉमिस कर रही है, उनको बोलो ना। अब मैं कहाँ उसे फोन करूं, कहाँ उसे बुलाऊं? वो भी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। साहब हमारी ड्यूटी 9 बजे से शुरू होती है, हम आते हैं तो रात के पाली वाला जाता है, उस समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है वर्दी वगैरह बदलने में, चार्ज लेने में। अगर उस समय कोई अंदर घुस आया हो और बाद में निकला हो तो कह नहीं सकते। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी। सीसीटीवी फुटेज तो आपको दिखा देता, लेकिन हमने अभी नया सीसीटीवी लगवाया था तो कुछ प्रॉब्लम थी तो कंपनी उसे वापस ले गई। इस वक्त तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं। ये स्वाति मैडम के बारे में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें कभी अजीब लगी हो? नहीं, हमें कभी कोई ऐसी बात नहीं लगी। नहीं मैडम, वो तो अच्छी लेडी थी, उनका सोसाइटी में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ उनका हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं था। अभी 4 दिन पहले ही आया था और सोसाइटी में शराब पीकर हल्ला मचा रहा था। हाथ जोड़ती, प्लीज चले जाओ यार। ये बता मुझे मेरी बच्ची देगी या नहीं देगी? मेरा जवाब आज भी वही होगा जो पहले था। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए ना तो पहले 50 लाख का इंतजाम करो, फिर बात करेंगे। तेरे जैसी तुच्ची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पैसों की कितनी बड़ी भूखी है रे तू। 50 लाख ला के दूंगा तुझे। ठीक है आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सुरेश ने तो कहा था कि वो स्वाति से आखिरी बार 1 महीने पहले मिला। बोल, आखिरी बार स्वाति से कब मिला? 1 महीने पहले शायद। इन लोगों से वापस पूछताछ करनी पड़ेगी। अनुज एक काम करा, ये स्वाति के आई को कल पुलिस स्टेशन बुलाओ। आज बात करना ठीक नहीं है उनसे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवा लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से स्वाति की मौत सर पे लगे चोट की वजह से हुई है। मोस्ट प्रोबेबली आयरन रॉड। पर सर पे 1 नहीं बल्कि 2 जबरदस्त वार किए गए। पहले वार में तो ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, लेकिन दूसरे वार में स्कल के टुकड़े होकर ब्रेन में घुस गए, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। लेकिन टेरेस पे तो हमें कोई हथियार नहीं मिला था। इसका मतलब हत्यारा हथियार को अपने साथ लेके गया था। अनुज स्वाति के आई को बुलाया है क्या? हो मैडम, वो आई रही। आपके बेटी और बिल्डिंग के सेक्रेटरी के बीच कैसे रिश्ते थे? वॉचमैन हमें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन सेक्रेटरी की तरफ देखकर खामोश रह गया। ये स्वाति मैडम के बारे में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें कभी अजीब लगी हो? नहीं, हमें कभी कोई ऐसी बात नहीं लगी। कुछ भी बोलते रहते लोग, उनके पास कोई काम नहीं है। वो अकेली थी, सब कुछ अकेली करती थी। किसी के साथ भी उसका नाम जोड़ देते थे, बातें बनाते थे। सेक्रेटरी के साथ भी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पप्पा जी शपथ। आपके बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा था कि सुरेश आया था आपके बेटी से मिलने कुछ दिन पहले, और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। हाँ वो आया था। सुरेश उसे बहुत बहुत तंग करता था। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ेगी तो वापस बुला लेंगे। अनुज पता करो, ये स्वाति को लेकर जो कहानियां बनाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अंटा सुरेशला पण उचला जरा। वक्त लगा, लेकिन भगवान ने मेरी बात सुन ही ली। जैसी मौत मांगी थी मैंने उसके लिए वैसी ही मिली। कुछ तो शर्म करो। अब मरने के बाद तो कम से कम बख्श दो उसे। उसने बख्शा था मुझे जो मैं उसे बख्शूं?
कितना सहा है मैंने उस औरत की वजह से। तुम तो घर में बैठकर उसके नाम की माला जपते हो और लोग बाहर ताने मारते हैं। लोग कैसे मुंह दबा दबा कर मुझ पर हंसते थे, ये सिर्फ मुझे पता है, सब याद है मुझे। अब बस बहुत हो चुका। उसकी माँ और उसके बेटी को घर से बाहर निकालो, वरना मैं खींचकर बाहर निकालूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। खबरदार जो इस बार तुमने कुछ भी किया तो, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो पुलिस के निशाने पर सबसे पहले हम होंगे। सब मार क्यों रहा मेरे को? मैं कुछ झूठ थोड़ी ना बोला। मैं जब वो गायब हुई थी तो मैं अपने कमरे में था अपने पार्टनर के साथ में। अरे एक सेकंड के लिए भी मैं घर से बाहर नहीं निकला था। तूने तो कहा था कि तू स्वाति से 1 महीने से नहीं मिला। ये बिल्डिंग में 4 दिन पहले हंगामा किसने किया? वो मैं पिया हुआ था करके मेरे ध्यान से निकल गया। जानबूझ के झूठ नहीं बोला मैं। और क्या क्या निकल गया तेरे दिमाग से? हाँ, उसके बिल्डिंग के नीचे हंगामा खड़ा किया, उसको धमकी दी, ये बात याद है कि निकल गई तेरे दिमाग से? याद है मैडम, पर गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। मैंने भी बोल दिया, पर कुछ गलत नहीं बोला मैंने। वो थी सी लायक। पैसों के पीछे भागने वाली लालची औरत थी वो। कम में तो उसका कुछ होता ही नहीं है, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर मर्द। न जाने कितने लोगों के साथ उसके संबंध थे। जैसे? नाम नहीं पता मुझे सबका, पर मुझ पे भरोसा नहीं है ना आपको? तो बिल्डिंग के लोगों से पूछो, उसके सब बताएंगे आपको। बोलिए शर्मा जी। ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया हमने जो जवाब देने में इतना वक्त लगा रहे आप। नहीं बोलना चाहते तो नहीं बोल दीजिए। मेरा उससे सिर्फ एक ही रिश्ता था, एक किराएदार का और मकान मालिक का, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सोसाइटी वाले कुछ अलग बता रहे हैं। सोसाइटी वालों का क्या है मैडम, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। लेकिन मेरी उससे मुलाकात महीने में सिर्फ एक ही बार होती थी, जब वो चेक देने आती थी, बस। पूरी बात बता दो ना, क्यों छुपा रहे हैं? बताओ ना। इनका दिल साफ था, लेकिन उस औरत के मन में दाग था इनको लेकर, इसलिए लोग बातें बनाने लगे थे इन दोनों के बारे में। क्या बोल रही हैं ये? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मिस्टर शर्मा ये कुछ और बता रही हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि स्वाति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था आपके दिल में। क्यों? देखिए, मैं कुछ भी कहूँगा तो आप लोग गलत ही समझेंगे, इसीलिए मैं चुप था। और एक मरी हुई लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब है? इसके अलावा और कोई भी बात नहीं थी मैम। अनुज जी, सुरेश की हिस्ट्री के साथ में उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट भी मंगवाओ जरा। ओ मैडम। देखो और क्या क्या मिलता है। यस मैम। मैम। हाँ। आप पूछ रही थी ना कि मैंने कुछ अजीब देखा कि नहीं। हाँ। हमारे शर्मा साहब की बीवी ने जीना हराम कर दिया था स्वाति मैडम और उनके पूरे फैमिली का। जिधर भी देखती थी पकड़ लेती थी, कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, और गंदी बात जो बोलती थी पूछो ही मत। लेकिन उसकी क्या दुश्मनी इन लोगों के साथ? उनको लगता था कि उनके पति और स्वाति मैडम में कोई लफड़ा है, इसका ही बदला लेती रहती थी। और कुछ जानते हो? नहीं, बस इतना ही पता था। ठीक है, जा सकते हो। चला। आदित्यला उचललं होतं ना तेव्हापासून शांतच येतो। बस मैडम, शर्मा का बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स। अनुज, ये कॉल में तो कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई है इनकी। 5 महीने पहले स्वाति शर्मा के फ्लैट में रहने आई थी। उसके कॉल एक्सचेंज ज्यादा नहीं है, पर बैंक स्टेटमेंट कुछ अजीब है। उसने पहले महीने में रेंट का चेक दिया है और 1 लाख रुपए भी भरे, शायद डिपॉजिट हो सकते हैं। दूसरे महीने में भी रेंट का चेक दिया है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। उल्टा ये शर्मा ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। हो सकता है ये वही पैसे हैं जो स्वाति ने डिपॉजिट के तौर पर दिए थे। ये 3 महीने में ऐसा क्या हुआ होगा कि स्वाति के ऊपर शर्मा इतना मेहरबान हो गया? 1 मिनट मैम। हाँ रवि बोल। ठीक है, तो वही रुक, मैं भी आता हूँ। मैम, रवि का फोन था, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बुलाया है। ठीक है, तुम रवि से मिलो, तब तक मैं ये बैंक स्टेटमेंट की सच्चाई निकलवाती हूँ। जी मैम। ये क्या कह रही है आप? स्वाति ने 3 महीने का किराया नहीं दिया और डिपॉजिट भी वापस ले लिया। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने कुछ भी नहीं बताया। सलाम साहब। कहाँ है? वो सामने वाला घर। इनकी तारीफ देखिए साहब,
मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही उसके और मेरे बीच में कुछ है। वो तो मेरे को बुलाता था और पैसे भी देता था उसके साथ जाने को, तो मैं चली जाती थी। ये तो मेरा धंधा ही है ना साहब। और जिस दिन की आप बात कर रहे हो ना, उस दिन भी बुलाया था उसने मेरे को, फिर घर पे छोड़ के बिठा दिया और फिर बोला तू आज आराम कर और आज मैं तुझे पैसे भी दूंगा बिना मेहनत किए। उस दिन मतलब वो दिन जब स्वाति गायब हुई थी? हाँ साहब, और वो उस दिन अपना मोबाइल फ़ोन भी छोड़ कर गया था। बोला था अगर कोई कॉल आया तो उठा के बोल देना कि वो बाथरूम में है। और साहब उसी ने मेरे को बोला था आपसे झूठ बोलने के लिए, और इसका पैसा भी दिया था उसने मेरे को। कब गया था, कितने बजे, और वो लौटा कितने बजे? वो सुबह मेरे को 9 बजे बुलाया था साहब, और जैसे ही मैं गई वहाँ पे वो निकल गया वहाँ से, यही कुछ 9:30 बजे होंगे। और फिर आया तो दोपहर के 1 बजे तक आया। जी, इंसानियत के नाते ही बस मैंने उसकी हेल्प की थी। उनको कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी और वो अकेली घर का खर्चा उठा रही थी, कोई आदमी भी नहीं था। तो मैंने ही उसे कहा कि जब तक पैसे नहीं आते तुम किराया मत दो बस। और डिपॉजिट के 1 लाख रुपए वो क्यों लौटाए थे? उनको पार्लर में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, कहीं से अरेंजमेंट नहीं हुआ तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया। लेकिन किसी को पैसे देना क्राइम तो नहीं है ना। मैम, उस सुरेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। किसी एक से पैसे उठा के 3 लोगों का ब्याज चुकाता है, फिर उसके पैसे लौटाने के लिए किसी चौथे से कर्ज ले लेता है। उसके एटीएम और बैंक ट्रांजैक्शन से पता चला है ज़्यादातर ट्रांजैक्शन या तो बार में होते हैं या तो किसी वाइन शॉप में। इसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है, किसी पोद्दार का। उसके एरिया का कोई लोकल गुंडा है। स्वाति के मर्डर के कुछ दिन पहले से पोद्दार से लगातार बातचीत हो रही है। ये देखिए, पहले स्वाति को मिलने के बारे में झूठ बोलना, उसके बाद प्रोस्टिट्यूट को एलिबाई बना के मर्डर वाले दिन पूरे दिन घर से बाहर रहना, और अब ये। मैम, इस सुरेश को उठा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इसी ने खून किया। नहीं अनुज, इतने जल्दी हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें तो सुरेश पे जो हमारा शक है उसे मजबूत करती है, लेकिन और भी लोग हैं जो शक के दायरे में हैं, उन्हें हमें टटोलना चाहिए। ये स्वाति के बुटीक वाली लड़की से मैं फिर से मिलना चाहूंगी, और तुम वो पोद्दार को भी उठाओ जरा। जी मैम। मैम, जहाँ तक मैं जानती हूँ पार्लर में तो पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ होता तो स्वाति मैम मुझे ज़रूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके जाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि सैलून को रन कर सकूँ, जिससे जानवी की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके। ये चेन बहुत अच्छी है आपकी, नई ली है? जी हाँ, कल ही ली है, मगर अपने पैसों से। इससे इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने कब कुछ कहा है? ये पार्लर का सीसीटीवी फुटेज देखना है, दिखाएंगे? रुक! हट! ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानती ये कौन है। उस दिन से लेकर आज तक की सारी फुटेज डिलीट है। तुमने डिलीट की? नहीं मैम, मैंने नहीं की। मुझे तो ये सब आता भी नहीं। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, और खुदा कसम मैंने ये सब नहीं किया। आप मुझे इन सब चीज़ों में मत फंसाइए। हट बोल रहा हूँ मैं। खबरदार मेरी बच्ची को हाथ लगाए तो वो मेरी और मेरी बेटी की बच्ची है, तेरा कोई हक नहीं। मेरी बेटी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं उसे संभालूंगी, मैं उसे पालूंगी। लेकिन अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे पैदा नहीं किया ना, तो क्या हुआ? वो मैंने किया है, इसलिए जितना हक तेरी बेटी का है ना उतना ही हक मेरा भी उस पे है। देखता हूँ कैसे रुकते मुझे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास सच बोलने का, और अगर माहौल की जरूरत है तो ये बना देंगी। और वैसे भी इस जगह का उसूल है, चाहे भी तो कोई झूठ नहीं बोल सकता यहाँ। अब आप बोलेंगी या फिर घोर पड़े? मैम, मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं नहीं, कुछ नहीं मैम, प्लीज। मैम, वो स्वाति मैम का हस्बैंड था। वो स्वाति का हस्बैंड कैसे हो सकता है? उसका हस्बैंड तो सुरेश है। दोस्त हो ना तुम उसकी, तो पता नहीं तुम्हें? नहीं मैम, वो स्वाति मैम का हस्बैंड था। स्वाति मैम ने मुझे खुद बताया था। एक बार काम करते करते उनकी फाइल में मैम की और उनके हस्बैंड की फोटो मिली थी, तो मैंने पूछा मैम से ये कौन है। ये मेरे हस्बैंड है। स्वाति मैम के डेथ के बाद भी वो मुझसे मिलने आता था। डेथ नहीं, मर्डर। हाँ वही मर्डर। वो मर्डर के बाद भी मिलने आया था, और उसने बोला कि सीसीटीवी से सारी फुटेज डिलीट कर दो। उसने मुझे 30,000 रुपए भी दिए। उसने बोला और तुमने फुटेज डिलीट कर दिया?
और वही पुराना फुटेज क्यों रखा जिसमें वो दिख रहा है? जब आप आए तो मैं वो सारी चीज़ें डिलीट कर रही थी, बस वही एक चीज़ रह गई। आपने बोला कि आपको चेक करना है, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब मैंने स्वाति को नहीं मारा। ए गप्पे, स्वाति के मर्डर के टाइम पे तेरे मोबाइल की लोकेशन चेक की हमने। मर्डर के टाइम उधर ही था तू, बिल्डिंग के आसपास। तो स्वाति के मर्डर से पहले कब कितनी बार तूने इसे फोन किया है, कितनी देर इससे बात की है, पूरा हिसाब है हमारे पास। बची तेरी वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ तू मर्डर के दिन 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद था, उसने भी हमारे सामने मुंह खोल दिया है। तब मुफ्त में हड्डियां तोड़वाने में कोई मतलब नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि तुम लोगों ने किया क्या, कैसे किया है बता। मेरी प्लानिंग थी, और उसको मारने की नहीं, उसे सबक सिखाने की, उसका किडनैप करने की। उस दिन पोद्दार के साथ स्वाति की बिल्डिंग के नीचे मैं भी था। काफी देर इंतजार किया हमने, पर वो नहीं आई। बाद में हमें पता चला कि वो गायब हो गई है, और फिर खबर आई कि उसका मर्डर हो गया है। उसके मर्डर की खबर सुन के तो मैं खुद शॉक हो गया था, पर मैंने उसको नहीं मारा। सच बोल रहा हूँ मैं सब। अनुज, इन दोनों पर स्वाति के किडनैपिंग का प्लानिंग का चार्ज लगाओ आणि 8 टका दोघांना। हो मैडम। और तब तक वो फुटेज वाले दूसरे पति को ढूंढते हैं। देखिए, इसे पहचानती हैं? लगता है इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। देखिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। स्वाति के कातिल को पहचानने के लिए इसको पहचाना बहुत जरूरी है। कोई भी पुरानी पहचान, जैसे कि स्वाति का कोई पुराना दोस्त हो या फिर कोई पुराना दुश्मन। अरे ये तो साहिर है, इतने सालों बाद स्वाति के साथ। साहिर, चल। चल। हो गई तेरी नौटंकी, अब चले गाड़ी टकायला। मैम वो अफेयर था मेरा स्वाति के साथ, उसकी शादी से पहले, बट हमारा ब्रेकअप हो चुका था। वो हमेशा शक करती रहती थी, और एक दिन तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरी मंगनी हो चुकी थी मैम, पर मैंने सोचा कि शादी से पहले उसके साथ मैं टाइम पास तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उसको सब पता चल गया। उसने जाकर सब कुछ मेरी मंगेतर को बता दिया। मेरी मंगनी टूट गई थी मैम, बेइज्जती हुई अलग। तो मैं गया स्वाति के पास, उसके पार्लर पे, उसको सबक सिखाने के लिए। काफ़ी बहस हुई हमारी वहाँ पर, हाथापाई भी हुई थी, पर फिर मैं वहाँ से चला गया। पर जब मैंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी उसके मर्डर के बारे में, तो मैं डर गया मैम। मुझे लगा अगर वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथों में लग गया तो उसके मर्डर का शक तो डेफिनेटली मेरे पे ही जाएगा। इसलिए मैंने रेशमा को पैसे दिए और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने होगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता मैम। मैंने स्वाति को नहीं मारा है। इनफैक्ट उस दिन के बाद मैं कभी भी उसकी बिल्डिंग के या उसके पार्लर के आसपास भी नहीं गया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसे जिंदगी की सच्चाई कहें या ईश्वर का वरदान कि हादसा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कुछ वक्त के लिए जिंदगी की रफ्तार को थाम तो सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। लड़खड़ाते कदमों से ही सही, लेकिन जिंदगी फिर से चलने लगती है। स्वाति की आई और सिया की रुकी हुई सी जिंदगी भी अब चलने लगी थी। अपनी माँ का अपने करीब ना होना सिया को खलता तो जरूर था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ सिया की खातिर आई ने भी उसकी जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी मानकर जीना शुरू कर दिया था। स्वाति के लौट आने की आस ने टूटकर एक नया रूप ले लिया था। वो चाहती थी कि स्वाति के कातिल का किसी भी तरह से पता चल जाए और उसे सजा मिले, और उनकी बेटी को इंसाफ। पुलिस भी यही चाहती थी, लेकिन उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर नजर आ रही थी। जो लोग कभी स्वाति से जुड़े थे, जो उसकी जिंदगी पर रोशनी डाल सकते थे, वो खामोश थे, इस डर से कि कहीं ऐसा करना खुद उन्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी मौत से बदले हुए हालात का फायदा उठाना चाहते थे।
इस साहिर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और मर्डर वाले दिन उसने अपने जहाँ जहाँ होने की बात की थी उन सभी जगहों पे जाके पूछताछ की। वो सही कह रहा है, स्वाति के मर्डर वाले दिन वो मर्डर के लोकेशन पे नहीं था। अनुज, ये स्वाति का मोबाइल फ़ोन या फिर उसका बैग मिला था? अब तक नहीं मिला, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कातिल ही लेके गया होगा, लेकिन वो फ़ोन या बैग मिल जाता तो शायद हम उस तक पहुँच सकते। मैम, स्वाति का फ़ोन ऑन हो गया, IMEI नंबर से ट्रैक कर लिया है कि वो कहाँ है। चला। जी मैडम, इस फ़ोन को उस आदमी ने मुझे बेचा था। वो आदमी थोड़ा सा बूढ़ा सा था। पहचानते हो उसे? पहचानता नहीं, पर पता चल जाएगा। ये देखिए आप। एक और नया सस्पेक्ट। मैडम, ये तो मेरा आदमी है, स्वाति का बाबा। क्या? हाँ, मेरा पति बाबूराव जंगम सालों पहले मुझे और स्वाति को छोड़ के चला गया अपने गांव सातारा। फिर कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। बस आता सगळं खरं खरं सांगायचं पटकन। बोल। मैम साहब, स्वाति हर महीने 1000 रुपये मनी ऑर्डर से मुझे भेजती थी। जब 2 महीने से रुपये नहीं आए तो मैं मुंबई चला आया। जब उसके घर पे पहुंचा, वो घर से बाहर निकल रही थी, तिलर आ गले। छत पे जाके बात करने को बोला। मैं छत पे गया मैम साहब और गुस्से से चीखा चिल्लाया, क्यों तूने 2 महीने से रुपया नहीं भेजा, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। उसने मुझे कड़ी कोटी सुनाई और जाने को बोला तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उसका खून नहीं किया, वो मेरा खून है, मेरी बिटिया है। भला मैं अपनी बिटिया को कैसे मार सकता हूँ मैम साहब? जब स्वाति का कत्ल हुआ था तो टेरेस पर तू था। देख, अभी सच सच बोल, वरना तेरे उम्र का लिहाज नहीं करूंगी, समझा? बोल। मैम साहब, वहाँ अकेला नहीं था, तो कोई और भी था। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा था, मैंने एक पीला कपड़ा देखा, शायद वो दुपट्टा जा साड़ी का पल्लू हो, कोई तो उसके छुपा हुआ था। कौन था मुझे नहीं मालूम। और कुछ जानता है? मैम साहब, मुझे कुछ याद नहीं है और मैं सरपट वहाँ से भागा और स्वाति का जो पर्स था ना, उसमें एक मोबाइल था। मैंने उसे बेचा और बस में बैठ गया वापस सतारा को जाने को। मैम, हमारे साइबर सेल ने इरेज डाटा रिकवर कर लिया स्वाति के फ़ोन से। एक वीडियो भी मिला है, आपको देखना चाहिए। बहुत घुमाया तूने हमें। फरिश्ता है ना तू? अकेले औरतों का मदद करने का शौक है तुझे। और क्या बोला था? स्वाति से महीने में सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार। सर प्लीज प्लीज मानिए, मैं बताता हूँ ना आपको सब कुछ। चल बोल अभी। मैडम, मैं एक दिन उसके घर किराया लेने गया था। उसे देखकर मैं बहक गया था। बहुत कोशिश की पर अपने आप को रोक नहीं सका और वो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया, उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैंने उसे एक ऑफर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम जब तक चाहो मेरे घर में बिना किराए के रह सकते हो। और तो और मैंने उसका डिपॉजिट भी उसे वापस कर दिया। लेकिन ये बात जब मेरे घर में पता चली तो मेरी वाइफ को लगा कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है। मैं उसे क्या बताता, मैं क्या बोलता उसे? बस इसी चिढ़ में वो उन लोगों के पीछे पड़ी रहा करती थी। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे मारा नहीं। पता है हमें, स्वाति का खून जिसने किया उसका पता चल गया है, लेकिन तूने भी जुर्म किया, इसलिए यहाँ लाया गया तुझे। और जो गुनाह तूने किया है ना, उसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुझे। पक गई थी मैं मम्मी पापा के वही रोज रोज के झगड़ों से। वो घर में झगड़ा करते और बिल्डिंग वाले बातें बनाते, और ये सब उस औरत स्वाति की वजह से हो रहा था। मेरे पापा हम सबको धोखा दे रहे थे सिर्फ उस औरत के लिए जो उनकी कुछ नहीं लगती थी। मुझे ये सब खत्म करना था। उसे मैंने उस बुढ़े के साथ टेरेस पे जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया। जब मैं उसका पीछा कर रही थी तो वो बुढ़ा नीचे वापस आ रहा था। मैं उसे देख के छुप गई। फिर मैं वापस गई जहाँ वो अकेले खड़ी थी। सुनो, तुम हमारी लाइफ से प्लीज चली जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से मेरे पापा हम लोगों को नहीं समझ रहे हैं। प्लीज तुम्हें समझना होगा। उससे मिन्नती की, उसे समझाया, उसके हाथ जोड़े कि प्लीज ये सोसाइटी, ये फ्लैट छोड़ के दूर चली जाए। उससे कह रही थी कि
कि मेरे बाप ने उसका रेप किया है, मेरे पापा ने। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भावनाओं से भरी जाह्नवी ने सिर्फ वो देखा जो उसकी आंखों के सामने था और उसने उसे सच मान लिया। अगर उसने समझदारी से काम लेते हुए सच को जानने की कोशिश की होती तो उसे पता चलता कि स्वाति ने उसके पिता पर जो इल्जाम लगाया था वो सच था, और तब वो स्वाति की जान लेने जैसा गलत फैसला ना करती और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद करती। कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हमारी समझ हमारा साथ छोड़ देती है और सही फैसले लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझ के अभाव में अगर फैसले सिर्फ सच्चाई की कसौटी पर परख कर भी लिए जाएं, तो भी उनके गलत फैसलों और उनके गलत परिणामों से बचा जा सकता है। अपना हर फैसला सोच समझकर और सच की कसौटी पर परख कर लें, क्योंकि आपका गलत फैसला सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।